हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था दैट आई विल ब्रिंग अ 90 डे रिविजन शेड्यूल फॉर यू ऑल फॉर योर सीबीएसई फिजिक्स बोर्ड एग्जाम ऑफ योर क्लास 12 which is on 21st February 2025. Now, before we start, let's quickly discuss. एक बार हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि ये 90 डे रिविजन शेड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है आप सब बच्चों के लिए। पहली चीज हमें पता है कि जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। फाइन। और ये जो फिजिक्स का सिलेबस है इतना वास्ट सिलेबस जिसके अंदर हर चीज इंपॉर्टेंट है। आपके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपकी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें से जो भी चीज में आप लैक करोगे उससे आपके फिजिक्स के एग्जाम्स में मार्क्स इजीली कट हो सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए ताकि हम हर चीज को रिवाइज करें, आपके कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करें, डेरिवेशंस को भी रिवाइज करें और न्यूमेरिकल्स को भी रिवाइज करें, I have planned a 90-day revision schedule, and in this 90-day revision schedule, we will practice 5 questions each day. और ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे, ये 5 क्वेश्चंस होंगे नॉट योर टॉपिक वाइज, नॉट यूनिट वाइज। These topics will be random and mixed. Now, why these will be random and mixed? Because we have to prepare for the physics board exam, and इसके अंदर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं दे विल बी रैंडम। ऐसे नहीं होगा कि आपके पास पार्ट 1 के अंदर सारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चंस हैं, देन पार्ट 2 के अंदर आपके मैग्नेटोस्टैट्स के क्वेश्चन है, पार्ट 3 के अंदर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। नो, हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मिक्स आने वाले हैं। और हमें क्वेश्चन को रीड करके ये जज करना आना चाहिए दैट इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे उतना हमारे हर क्वेश्चन को करने की क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका हमें आएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हर रोज 5 क्वेश्चंस करेंगे और मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप ये पूरी 90 डे रिविजन को फॉलो करो और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि अगर आपको अपने फिजिक्स में 100 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 100, देन दैट कैन इजीली बी अचीव विद योर 90 डे रिविजन, क्योंकि आप एक साथ 5 यूनिट्स के क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हो। आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि हम एक बारी में सिर्फ एक ही चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और जब हम 4 दिन बाद दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम पहला चैप्टर भूल जा रहे हैं। नहीं, हमें क्वेश्चंस की तैयारी ऐसे करनी है, कॉन्सेप्ट्स की तैयारी ऐसे करनी है कि हमें एक साथ सारे कॉन्सेप्ट्स याद है हमारे। फाइन। तो इसीलिए आई विल रिकमेंड कि आप इस पूरी की पूरी 90 डे सीरीज को फॉलो करो। अगर आप क्लास 12 सीबीएसई, अगर आप क्लास 12 साइंस स्ट्रीम में हो और आपको फिजिक्स का एग्जाम देना है, दिस सीरीज इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट द 100 मार्क्स। एंड आई वॉन्ट कि जब आपके 100 मार्क्स आए तो उसके अंदर आप मेरा नाम लो कि हाँ, हमने मैम की, सुनिधि मैम की 90 डे सीरीज को फॉलो करा था रिविजन का, एंड दैट हैज हेल्प्ड अस टू गेट द परफेक्ट 100 स्कोर इन योर फिजिक्स एग्जाम। ओके, so let's start the day 1 of your 90 day revision schedule. And the first question, which is, so I have done one thing, that मैंने एक क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का रखा है, देन थोड़ा मीडियम लेवल का, देन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का, देन आई हैव केप्ट अ एमसीक्यू और मे बी अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एंड लास्ट में आई हैव गिवन यू वन डेरिवेशन। तो अगर आप 90 दिन में हर रोज एक डेरिवेशन को लर्न करोगे देन आपको बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं होगा। आप सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटा आप रिविजन कर रहे हो फिजिक्स की, इतना आप डेफिनेटली दे सकते हो फिजिक्स को। एंड आपकी बैठे बैठे साथ के साथ 90 डेरिवेशंस प्रिपेयर हो रही हैं, जिसके अंदर आपको फील ही नहीं होगा कि मैंने जो है वो ज्यादा मेहनत करी है। ठीक है। तो आपकी बाहर बाहर से 90 डेरिवेशंस लर्न हो जाएंगी विच आर वेरी इनफ। फाइन। और हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करने वाले हैं, तो इससे कोई भी डेरिवेशन जो है आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। हम वो 90 डेरिवेशन के अंदर सारी फिजिक्स की डेरिवेशन जो है वो एक एक करके कवर करेंगे। सो मेक अ सेपरेट रजिस्टर and start with the question number 1. So, the question number 1, read the question number 1, try it yourself, pause कर लो वीडियो,
क्वेश्चन को रीड करो, एक बारी इसको ट्राई करो, एंड एक बारी इसको ट्राई करने के बाद जब आप आंसर पे पहुंच जाओ, उसके बाद यू स्टार्ट सीइंग द सॉल्यूशन। फाइन, सो पॉज द वीडियो, ट्राई इट, अपना आंसर निकालो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अभी तो डे वन है, यू कैन टेक योर टाइम। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग एक टाइम लिमिट सेट करेंगे कि हमें इतने टाइम में ही इस आंसर को जो है वो करना है। और हम ये भी सीखेंगे कि हमें आंसर को लिखना कैसे है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो है हमारा, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपका पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव है ना, एमसीक्यू नहीं है। हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम्स के तरीके से करते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में जो हमें आंसर लिखना है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। आप उस आंसर तक कैसे पहुंचे, आपको उसके आंसर को वर्ड्स में लिखना है। तो वो हम लोग सीखेंगे कि अगर आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में एक आंसर को लिख रहे हो, देन हाउ डू यू राइट दैट आंसर सो दैट यू गेट फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज हमें एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं सिखाई जाती है। ओके, सो आई होप सबने क्वेश्चन ट्राई किया हो। एंड okay, let's discuss the question number one. A proton and an alpha particle enters at right angles into a uniform magnetic field with intensity capital B. तो हमें पता है जब भी एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सो दैट स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। उसका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर होती है, उसकी ट्राजेक्टरी जो है वो सर्कुलर होती है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियाई of their path when they enter the field with the same momentum. Okay, तो हमें दोनों चार्जेस का, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम सेम दे रखा है। So we have first particle proton and we have second particle alpha. The proton particle, let's quickly write what is the charge on the proton particle, that is plus E. And the mass of the proton particle, I am assuming it as small m. Now, what is an alpha particle? Before beginning, you should remember कि एक alpha particle क्या होता है। So, alpha particle जो है वो हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस है उसे हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सो हीलियम एटम इज 2He4, राइट। अब इसका जो न्यूक्लियस है, इसका मतलब इसमें से हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। अगर एक हीलियम एटम में से मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूंगी तो मेरे पास सिर्फ हीलियम एटम का न्यूक्लियस बच जाएगा। तो जो हीलियम एटम का न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज क्या है, दैट इज +2E, क्योंकि उसके पास दो प्रोटॉन्स है। And the mass of the alpha particle is 4 times the mass of protons because इसके पास चार न्यूक्लियॉन्स है, राइट। आपको कैलकुलेट करना है इनकी रेडियाई की रेशियो जब इनका मोमेंटम सेम है। तो मुझे मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है, राइट। So let's quickly write how we will write the radius of circular path capital R is equal to mv by bq, right? Now, in the case of proton, for Rp, we'll write first Rp is equal to mass of proton, velocity of proton divided by bq, where this mass of proton and velocity of proton will give me the momentum, right? Momentum of the proton divided by b and the charge of proton, right? This is the first case. The second case is the radius of alpha particle is momentum of alpha particle divided by magnetic field and charge of alpha particle. Now what do we have to find? We have to calculate the ratio. So I have to calculate the ratio Rp by Rf. So what we'll do? We'll divide. Dividing 1 by 2, and on dividing we'll get Rp by R alpha is equal to, the momentum will get cancelled out and I will get BQ alpha divided by BQP. B and B gets cancelled. I know the momentum will get cancelled out because the momentum is same, right? We know that the momentum of both the particles is same. So I am left with Q alpha by QP, okay? And Q alpha by QP, if I'll put Q alpha is 2E and QP is E, so I get 2 by 1. This implies Rp ratio R alpha is equal to 2 ratio 1. That is our final answer. So the answer to this question is that the ratio of their radii of the path when they enter the field with the same momentum is 2 ratio 1.
सो आई होप सबका जो आंसर है वो यही आया हो, दैट द रेशियो इज 2:1. ओके, या नाउ इफ यू कुड, अगर आपने ये सॉल्व करा है अपने आप से, वेरी गुड. आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो याद है. अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ रहा है, तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आई, अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, जल्दी से जाके आप ये चीज सोचो कि जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम. इसमें से आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करना है, विच इज द path of a charged particle when it travels in a magnetic field. ठीक है. Now, question number two. The question number two is, how will the focal length of a convex lens change when incident light, which is violet light, is replaced by a red light? Fine. इंसिडेंट लाइट जो वॉयलेट लाइट है, अगर आप उसको रेड लाइट से रिप्लेस कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन? विल द फोकल लेंथ इंक्रीज, विल द फोकल लेंथ डिक्रीज, और विल इट डज, और विल इट नॉट चेंज? फाइन. सो पॉज द वीडियो वंस, एक बार इस वीडियो को पॉज करेंगे और इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे, एंड ट्राई करने के बाद यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम द सॉल्यूशन. आप सॉल्यूशन से जो है वो आंसर को चेक कर सकते. आई होप सबने ट्राई करा उसका आंसर. एक बार खुद से जरूर ट्राई करके देखेंगे. ओके, नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस क्या होगा इसका आंसर. सो अब पहली बारी में जब आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चीज सोचने में कि इस क्वेश्चन में आपको कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. इसीलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, उससे आपको क्वेश्चन देके ये रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होना. राइट. अगर ये क्वेश्चन फेमिलियर होगा जो आपके एग्जाम में आएगा, आप उसको जल्दी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ अगर आपको उसी टाइम वहां पर सोचना पड़ रहा है कि अरे इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा. फाइन. तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट इज योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला. नाउ दिस लेंस मेकर्स फॉर्मूला says that the power of a lens, which is also 1 upon the focal length of the lens, is mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2, because it gives me the dependency of the focal length on the mu, right? So that means from here I can say that the focal length is inversely proportional to mu minus 1, right? And we know that mu is inversely proportional to lambda. जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक मीडियम का, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अब हम, मुझे ये चीज पता है कि अगर म्यू लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड एफ म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोकल लेंथ जो होगी वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, राइट? बिकॉज दो बारी इनवर्स रिलेशन आ रहा है, तो फोकल लेंथ क्या हो गई? लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई. तो अब वी नो दैट द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट. रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो हमेशा वॉयलेट लाइट से ज्यादा होती है. तो अगर रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो अगर वॉयलेट लाइट को आप रेड लाइट से रिप्लेस कर रहे हो, तो आप वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हो. द वेवलेंथ इंक्रीजेस, एंड वेवलेंथ इंक्रीज करने पर आप क्या कर रहे हो? वेवलेंथ इंक्रीज करने से मुझे दिख रहा है कि फोकल लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? मैम, द फोकल लेंथ विल इंक्रीज. तो द फोकल लेंथ इंक्रीजेस इफ द वेवलेंथ इंक्रीजेस. तो अगर आप एक लाइट की वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, उससे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पे क्या असर होगा? मैम, उसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज दैट द फोकल लेंथ वुड इंक्रीज. ओके, आई होप एवरीवन गॉट दिस आंसर. अगर नहीं हुआ था कोई बात नहीं. जो जो क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रही है, मेक इट अ स्टार, लिखो क्वेश्चन को, हैबिट डालो कि जब भी कोई क्वेश्चन करो उसका क्वेश्चन जरूर लिखो आंसर के साथ. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लिखोगे ही नहीं, तो जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो आप क्या प्रॉब्लम आएगी? जब मैं पेपर से पहले रिवीजन कर रही होंगी, मुझे ये नहीं पता कि मैंने आंसर किस चीज का करा है ना. इसीलिए जब भी किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कोई न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ. मेक इट अ हैबिट, अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और मैं नोट्स बना रही हूँ, तो उस क्वेश्चन के
उस क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन जरूर लिखो, ऐसे मत करना कि सिर्फ आंसर ट्राई करना शुरू कर दिया, राइट। एंड दैट टू तब जब आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। अब लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सबको मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, बिकॉज ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स करने का अपना स्वाद होता है फिजिक्स के, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दैट इज फ्रॉम योर एसी, राइट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एसी वर्ड, तो ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट से है क्वेश्चन। अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। आपके पास क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखी है 40 ओम की। खुद से जरूर ट्राई करेंगे, पॉज कर लो वीडियो, खुद से ट्राई करो, सॉल्यूशन तो यहाँ आपको मिल ही जाएगा, राइट। तो एक रेजिस्टेंस है 40 ओम की, आपने उसको क्या कर रखा है, एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, जिसकी आपको क्या दे रखी है, हमें दे रखा है व्हाट इज, जब भी आपको एसी सोर्स की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो जो वोल्टेज दे रखी है आपको, वो हमेशा उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। तो आपकी आरएमएस वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज, फाइन। रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, आरएमएस सोर्स का वोल्टेज दे रखा है ईआरएमएस, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। द फर्स्ट पार्ट सेज फाइंड द आरएमएस करंट। आपको क्या करना है, आरएमएस करंट निकालना है। तो सिंपल ओम्स लॉ लगा सकते हैं हम लोग। मुझे पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो I क्या हो जाएगा, I विल बी ई आर एम एस बाय आर, राइट। ई आर एम एस बाय आर होगा, ई आर एम एस इज 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज 40 ओम। सो हमारा आंसर क्या आएगा करंट का, द आंसर विल कम आउट, लेट्स क्विकली कैलकुलेट। So the answer to 220 by 40 will come out 5.5, and the unit for the current is ampere. So the first part is very simple. Now let's move to the second part. The second part is find the maximum instantaneous current in the resistor. Fine. तो हमें RMS करंट पता है, हमसे उसने पीक करंट पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट पूछा है, यानी कि उसने हमसे आई नॉट पूछा है। एंड वी नो दैट आई नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा हमें पता है क्या रिलेशन पता है हमें, हमें पता है आई आर एम एस जो होता है, दैट इज आई नॉट बाई रूट 2। तो आई नॉट क्या आने वाला है, रूट 2 टाइम्स आई आर एम एस। वी हैव कैलकुलेटेड आई आर एम एस, दैट इज 5.5, रूट 2 इज 1.414। So when you will calculate, जब आप इसका आंसर निकालेंगे, you will get the answer 7.77 एम्पियर एज द अननोन। आप क्या, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा रजिस्टर में, दैट इज 7.77 एम्पियर। नाउ द थर्ड पार्ट इज अ लिटिल ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है थर्ड पार्ट। क्यों ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज अगर आपने इसको निकालना सीखा नहीं है, पहले कभी ट्राई नहीं करा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना, दिमाग लगाने में कि अरे क्वेश्चन कैसे होगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, राइट, ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाओ। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मुझे पता है इसके अंदर मुझे क्या करना है, ठीक है। आपको अप्रोच करना आना चाहिए क्वेश्चन को, उसको अटैक कैसे करना है वो आना चाहिए। नाउ द थर्ड इज यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू में जाने में कितना टाइम लग रहा है करंट को, वो हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सपोज, लेट अस सपोज एट टी इज इक्वल टू T1, जो करंट है वो कितना है हमारा, मैक्सिमम है। एंड कुछ टाइम के बाद T2 टाइम पर जो करंट है वो कितना हो गया, आई आर एम एस। एंड व्हाट इज दिस आई आर एम एस करंट, मैम इट इज आई नॉट बाई रूट 2, फाइन। Now we know the instantaneous value of current is given by I is equal to I naught sin omega t in the resistor. Resistor के अंदर करंट क्या होता है, I naught sin omega t, सेम E और I का सेम फेज होता है। We can write the AC current like this. अब एक बारी हम लोग इस केस को यूज करेंगे और एक बारी हम लोग इस केस को यूज करेंगे। तो जब हम केस 1 को यूज करेंगे तो I की जगह हम डालेंगे I naught, और टाइम में हम लोग डालेंगे T1। अब आई नॉट और आई नॉट तो कैंसिल हो रहा है, दिस इम्प्लाइज साइन ओमेगा T1 कितना आ गया, 1। एंड दिस हैपेंस व्हेन
ओमेगा T1 इज इक्वल टू पाई बाई टू, दैट इज 90 डिग्री, राइट। साइन की वैल्यू कब होती है 1, पाई बाई टू पे। सेकेंड वाली डालते हैं। सेकेंड केस में करंट हम लोग कितना डालेंगे, I0/√2 इज इक्वल टू I0 साइन, और टाइम में हम लोग डालेंगे T2। I0 and I0 gets cancelled. I am left with sine omega T2 is equal to 1/√2. Now, अब आपको लगेगा कि ओमेगा T2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओमेगा T2 की वैल्यू होनी चाहिए पाई/4, राइट। बट इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि पाई/4 तो पाई/2 से छोटा है ना। तो उसने हमें बोला है आपको मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू पे जाना है। हमें आरएमएस से मैक्सिमम नहीं जाना है, कहाँ जाना है, मैक्सिमम से आरएमएस जाना है। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, देन आरएमएस वैल्यू आ रही है। तो टाइम जो T2 है वो T1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एंड वो तब होगा जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ओमेगा T2 ओमेगा T1 से बड़ा होगा। तो नेक्स्ट ओमेगा T2 की वैल्यू, नेक्स्ट एंगल कौन सा होगा, जब साइन की वैल्यू 1/√2 हो, दैट इज पाई/4 प्लस पाई/2। जब आपका एंगल पाई/2 प्लस पाई/4 होगा, तब भी मेरे साइन की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। तो यहाँ पे ओमेगा T2 में आप पाई/4 नहीं लिखेंगे, पाई/4 प्लस पाई/2 लिखेंगे, क्योंकि T2 टाइम T1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। क्योंकि बाद में आरएमएस वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम के बाद आ रही है, राइट। अब आपको क्या करना है, अब ये आपके पास जो इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 बोल देते हैं। 4 में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करना है, जल्दी से माइनस करेंगे। ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1 इज इक्वल टू, अब पाई/2 से पाई/2 कैंसिल हो जाएगा, मुझे पता है क्या बच जाएगा, पाई/4 बच जाएगा। ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, यू विल बी लेफ्ट विथ T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू पाई/4। ओके, सो आई एम कमिंग ओवर हियर। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू म्यू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू पाई/4। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे क्या निकालना है, T2 माइनस T1 निकालना है, राइट। कितने टाइम में जा रहे हैं हम लोग। तो T2 माइनस T1 क्या आ गया हमारे पास, T2 माइनस T1 इज कमिंग आउट पाई/4 डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस 50 हर्ट्ज, राइट। यही दे रखा है हमें। अब पाई एंड पाई गेट कैंसल्ड, so I am left with 1/400, and the unit for time will come out second. So the answer to this question is 1/400 seconds. What is the time taken by the current to change from its maximum value to the RMS value? That is 1/400 seconds. So the part 1 is 5.5 ampere. Part 2 is 7.77 ampere, and the part 3, the answer is 1/400 seconds. Okay. So I hope सबका ये क्वेश्चन अपने आप हुआ हो। बट अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आई है, तो आप इस आंसर को कंसल्ट करिए, और इस आंसर को आप एटलीस्ट 3 से 4 बार दोबारा से खुद से करके देखिए। जब तक आपको बिना सॉल्यूशन देखे आप ये आंसर को कर नहीं पाते, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बिकॉज दैट्स द गोल, राइट। हमें सॉल्यूशन देखकर तो कोई भी कर लेगा, सॉल्यूशन देखकर तो 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा आंसर। बट हमें इसको क्या करना है, हमें इसको खुद से करना है ना। तो इसलिए हमें एक ऐसी हैबिट बनानी है कि जब तक एक क्वेश्चन को हम लोग खुद से नहीं कर पाते बिना सॉल्यूशन देखे, तब तक हम उसको करते रहेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सबको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करने में मजा आया हो, है ना। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, तीनों क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में थे। क्वेश्चन नंबर 1 वॉज फ्रॉम द मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स, क्वेश्चन मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 was from your ray optics. Question number 3 was from your alternating currents. Now the question number 4 is again ray optics. Okay, two ray optics questions today. Now the question number 4 is, which physical quantity of light remains constant during refraction? आपको बताना है कौन सी क्वांटिटी जो है लाइट की वो कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। सो योर टू आपको चॉइसेस दे रखी हैं, एक चॉइस दे रखी है फ्रीक्वेंसी, और एक चॉइस आपको दे रखी है वेवलेंथ। आपको दोनों का बताना है कि इसमें से कौन सी कांस्टेंट रहती है और कौन सी चेंज होती है। सो आई होप सबको इसका आंसर पता हो। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट को रिविजन करना भूल जाते हैं, हम लोग डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें करते रहते हैं, और उस चक्कर में
अपने बेसिक को ढंग से नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रखा है इस रिविजन के अंदर. नाउ द आंसर इज दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट रहता है हमारा? मैम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन. जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, देन जो उसकी फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, बट द वेवलेंथ चेंजेस. क्या चेंज होती है आपकी? वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस. और ये वाइवा का भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपसे अगर आपके पास रे ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल आता है, आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में आपको रे ऑप्टिक्स का कोई प्रैक्टिकल करने को मिलता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन कि क्या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है. तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ लाइट की चेंज होती है, एंड वी नो दैट जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट divided by wavelength. Mu is equal to c by lambda if you remember. तो अब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह रही है तो लाइट की वेलोसिटी भी चेंज होगी और वेवलेंथ भी चेंज होगी, एंड बोथ विल चेंज अकॉर्डिंग टू कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे. समझ रहे हैं आप सब? अगर फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रह रही है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशियो और वेवलेंथ का रेशियो भी सेम रहना चाहिए. अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर लाइट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी, ताकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे. लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पे, तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, ताकि क्या रहे? ताकि फ्रीक्वेंसी लाइट की कांस्टेंट रहे. तो इसका मतलब वेवलेंथ भी चेंज होती है लाइट की, और लाइट की वेलोसिटी भी चेंज होती है. वेवलेंथ भी चेंज होगी और लाइट की वेलोसिटी भी चेंज होगी, बट द फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. एंड सीबीएसई की हैबिट है कि कॉन्सेप्ट्स को जरूर हिट करता है उनका क्वेश्चन. कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं, बिल्कुल 5 मार्क्स के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो देते हैं. बट जो ऐसे 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट हिटिंग क्वेश्चन होते हैं उनसे उनके. Now, the question number 5. This is what is a homework question. This is a derivation, right? Very important derivation, very, very important for the purpose of your CBSE board exam. That is state and prove the Gauss's theorem. Now, why is it a homework question? Why is it that मैं ये नहीं करा रही हूँ? I am not giving the solution. I am telling you कि इसको खुद से करना है. The reason is very simple, and the reason is that मैं इसको करा सकती हूँ, बट दिस गॉसेस थ्योरम इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबस, राइट? एकदम पहले चैप्टर में है गॉस थ्योरम. उसका स्टेटमेंट भी हमें पता है कि गॉसेस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर अ क्लोज्ड एंड for a closed surface, the electric flux coming out of the closed surface is equal to charge enclosed divided by epsilon naught. The statement is very simple. And the proof is also very simple. Why is it a homework for you? All the homework is because क्योंकि ये चैप्टर के because सिलेबस के एकदम स्टार्टिंग में है. यू हैव ऑलरेडी कवर्ड. आपने इसको खुद करा है, एंड आपने इसको जिस लैंग्वेज में करा है, पहले से आपने जिस लैंग्वेज में इसको लर्न कर रखा है, पहले जो आपने इसके स्टेप्स फॉलो करे थे, आई वांट कि आप उन्हीं स्टेप्स से इस गॉसेस थ्योरम को रिवाइज करें, उसको दोबारा से लर्न करके लिखें, राइट? क्योंकि मैं यहाँ पर आकर एक डेरिवेशन दे दूंगी जिसके अंदर स्टेप्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे, राइट? हो सकता है मैं चार्ज एनक्लोज पहले निकाल रही हूँ, कोई और स्टेप बाद में कर रही हूँ, स्टेप्स ऊपर नीचे हैं. उससे क्या हो सकता है? उससे कंफ्यूजन आ सकती है आपके दिमाग में कि उसको लर्न करने में दिक्कत आ सकती है, राइट? तो इसीलिए व्हाट आई हैव थॉट इज, अगर आपने गॉसेस थ्योरम पहले पढ़ रखी है एग्जाम्स के लिए, जो आपके यूटीज हुए थे, टर्म एग्जाम्स हुए थे, या प्री बोर्ड हुए हैं, उसके लिए आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ ली है,
तो आपने जो गॉसेस थ्योरम पहले लर्न करी है उसी को आप लर्न करके दोबारा लिखो डेरिवेशन को। 3-4 बारी लिखो, इतनी बारी लिखो कि आपके दिमाग में जैसे ही आपसे कोई पूछे स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम आप बिल्कुल रोबोट की तरह चालू हो जाओ बताना। ठीक है, इतना हमें प्रैक्टिस करके अपने आप को जो है वो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग अपने जो डेरिवेशन है उनको स्ट्रेंथ बना लेना है अपना, क्योंकि हमें पता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम कम्स फ्रॉम द डेरिवेशन पार्ट, राइट। 5-5 नंबर की सीधी सीधी डेरिवेशन आती है हमारी। ठीक है, तो इसको आपको करना है खुद से। लेकिन अगर आपने ये पहले लर्न नहीं करा था और आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्लियर नहीं है इसको कैसे करना है, अगेन आई एम देयर टू हेल्प यू। आई विल गिव अ लिंक ऑफ माय वीडियो जिसके अंदर मैंने इसकी स्टेटमेंट विद प्रूफ एक्सप्लेन करा है, समझाया है। उसको रेफर कर सकते हैं आप, वहां से इसको लर्न कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर ये अच्छे से नहीं लिखी हुई मिल रही है, प्रॉपर वर्ड्स में, प्रॉपर लैंग्वेज में, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कहाँ से लर्न करनी है, आई प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां से आप क्या कर सकते हो, इस गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट और इसके प्रूफ को लर्न करके फिर वहां से आप इसको बार बार रिवाइज। फाइन। तो आई होप द क्वेश्चन नंबर 5 विच आई हैव गिवन यू, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं करवाया, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक बंद कर देंगे कि हाँ भाई चलो वीडियो खत्म हो गई, ये तो मैं कर ही लूंगा। नहीं, जो काम आज करने का है वो आज करके हमें जाना है। दैट इज योर कंसिस्टेंसी एंड दिस कंसिस्टेंसी विल गिव यू फुल मार्क्स। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज हार्ड वर्क। Even if you are a bright student, but this hard work is missing, that will stop you from getting the full marks. Full marks आपको सिर्फ तभी मिल सकते हैं जब आप क्या करोगे, you will be consistent in your hard work, you're determined, आप मोटिवेटेड हो, और ये मोटिवेशन आपकी 90 दिन तक रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन बहुत मोटिवेटेड है, दूसरे दिन थोड़े कम, तीसरे दिन और कम, और चौथे पांचवें दिन तक बिल्कुल खत्म हो गई मोटिवेशन। फिर वही आखिरी 4 दिन पहले किताबें खुल रही हैं, पेपर में क्या आएगा सिलेबस देख रहे हैं, नहीं। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, यू हैव टू गिव योर फुल। बहुत तैयारी कर लिया एंट्रेंस एग्जाम की, क्लास 12 का रिजल्ट हर रिलेटिव पूछेगा आपसे। तो फिजिक्स जैसे एग्जाम में जिसके अंदर आपको पता है सिलेबस इतना ज्यादा है, फॉलो दिस 90 डे स्कीम, ये 90 डे रिविजन फॉलो कर लो। अभी भी मैं कह रही हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू विल स्कोर फुल मार्क्स। एंड फुल मार्क्स स्कोर करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या चीजें चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए। सो द होमवर्क इज, आज जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें उन क्वेश्चंस को अच्छे से दोबारा से रिवाइज करेंगे। एंड जिस जिस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को एक बारी अपने नोट्स में जाके पढ़ लेना। और अगर किसी कॉन्सेप्ट में अपने नोट्स में भी दिक्कत आ रही है ना कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैम समझ नहीं आ रहा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो टू हेल्प यू आउट। यू हैव मी फॉर योर रिविजन पर्पस। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, मैम ये जो आपने ना रेडियस वाला पार्ट करवाया था ना, ये समझ तो आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया, बट ये आया कैसे, इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि वो सर्कल में क्यों ट्रैवल कर रहा है। कोई भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी दिक्कत है, यू कैन कॉमेंट एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो टू हेल्प यू आउट। फाइन, बिकॉज आई नो दिस इज योर क्लास 12, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज है, यू डू नॉट हैव टू, अब बिल्कुल भी ओवर थिंक करने का टाइम नहीं है। अभी सिर्फ पढ़ने का टाइम है और कोई काम नहीं है आपके पास, है ना, सिर्फ पढ़ने का टाइम है। लेट्स मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, लेट्स मेक सुनिधि मैम प्राउड कि हाँ हम लोग जो है वो फुल मार्क्स ला सकते हैं, एंड आई नो यू ऑल कैन डू दैट। फाइन, okay, so now this is the end of your day one revision. We'll meet in the next class, in the next सेशन विच इज टुमारो विद द डे 2 ऑफ द रिविजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जरूर लाइक करेंगे, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एक पैक्ट बना लो कि 5 बच्चे, अगर आपका 5 बच्चों का ग्रुप है तो 5 के 5 बच्चे एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे कि नहीं हमें ये वीडियो देखनी ही देखनी है, ये रिविजन करनी ही करनी है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, राइट। अगर आप अकेले स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि व्हाट यू विल डू, यू से कि अच्छा ठीक है लेट्स स्किप इट। बट नहीं, अगर आपके पास कोई दोस्त होगा आप पे चेक रखने के लिए कि क्या, आपसे पूछने के लिए आपने आज आज की वीडियो देखी है या नहीं देखी, आपने रिविजन करी है या नहीं करी, तो दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। फाइन, तो अपने
फ्रेंड्स को जो क्लास 12th में है, साइंस में है, उनको ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, एंड डू हेल्प देम आउट, ओके। सो बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट, आपको लग रहा है कुछ और बेटर हो सकता है वो भी कमेंट कर दो, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।